Hello class 12th students, this is date 17th of August 2020, क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 18 चल रहा है और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों को आइडिया होगा कि पोटेंशियोमीटर में तीन केस है। पोटेंशियोमीटर में तीन अलग अलग केस है। पोटेंशियोमीटर में तीन अलग अलग केसेस है और तीनों केसेस का न्यूमेरिकल मैं परसों के क्लास में बताया था कि अलग अलग है। तीनों मतलब तीन केस को एक साथ रख करके पढ़ नहीं सकते, तीन अलग अलग केस है। मैं शॉर्टकट में भी नहीं बताऊंगा, आप लोग लेक्चर 17 देख लीजिएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में भी वो बताने जाऊंगा तो 25 मिनट लग जाएंगे और लेक्चर 17 में सब पढ़ा दिया गया है। तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी और जेईई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इस साल सिलेबस सॉर्ट आउट आपका हो गया, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हट गया तो उस हिसाब से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जिन लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन बनाते हैं उन लोग देख लो, जो भी बुक आप लोगों के पास होता था टुगेदर विद का, यूलाइक का, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसमें आप देखेंगे कि मतलब जब पूरा सिलेबस था तो भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हर साल आया ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी कर लेते हैं, एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कभी कर लेते हैं और जो जेईई एग्जाम वगैरह में आया है वो सब थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना कॉपी देख लेंगे। लेक्चर 17 में तीन अलग अलग केसेस था। क्वेश्चन में एनालाइज करना कि कौन से कॉन्सेप्ट से बेस्ड है और उसको लिखना, बनाना। और एज ए ट्यूशन टीचर या फिर एज ए फिजिक्स टीचर मैं बोलूं तो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है पोटेंशियोमीटर। पहला V जो है पोटेंशियल, वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर उसका I, A और रो कांस्टेंट होता हो, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर लगाएंगे तार का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, जॉकी लगाएंगे और नीचे एक जो भी चीज रहेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा तो नीचे वाले का जो भी आप लगाए, तीन अलग अलग केस में तीन अलग अलग चीज है और ऊपर वाले तार का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा। बस इसी बेस, इसी फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन एक एक पन्ना का एनसीईआरटी का भी, बट कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा है। तो आप लोग अपना अपना डायग्राम देख लेंगे और बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पोटेंशियोमीटर में एनसीईआरटी आज कर लेते हैं। आज खत्म ही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट in a potentiometer arrangement a set of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire, full stop. If the cell is replaced by another cell and balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो। और कौन से केस का है तीनों में से? एक सेल लगा करके बैलेंस पॉइंट पता लगा, फिर उसको हटा दिए, फिर दूसरा सेल लगा है उसका बैलेंस पॉइंट पता लगा, तो कौन से केस का है? तो थर्ड वाले केस का है। सेकंड वाले केस का, सेकंड वाले केस का है। सेकंड वाले केस में कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स वाला बात था, तो सेकंड वाला आ गया। तो आप लोग अपना देख लें कॉपी में, क्योंकि मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, है ना। अपना अगर आप लोग को याद हो तो उसमें देखें अपना अपना। मेरे ट्यूशन के हिसाब से केस 2 का है और उसमें आया था हमारा E1/E2, ये सीधा L1/L2। कैसे होता है ये वीडियो में बताएगा, फिर से नहीं बताऊंगा, है ना। तो बस कहानी खत्म है।
पहले वाला EMF 1.25 वोल्ट का है, दूसरा वाला निकालना है। L1 उसमें बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 63 सेंटीमीटर। ये शायद किसी टेबल पे कट भी नहीं रहा है, या कट रहा है देख लो, किसी में अगर कट जाए तो कट जाए। E2 बराबर हो जाएगा 63 इंटू 1.25 बाई 35। किसी से अगर कट रहा है तो कट रहा है 63 इंटू 1.25 बाई 35, नहीं तो घर पे कैलकुलेट करते रहना। ये 2.25 वोल्ट आएगा। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं वीडियो देख रहे हैं ये बात समझ लें, फॉर्मूला याद मत करिएगा, तीनों केस दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्मूला आप एक ही पोटेंशियोमीटर में तीन अलग अलग केस का फॉर्मूला याद करके कैसे बैठ जाओगे, संभव नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को 11th का डेली का सिलेबस का 1000 से ज्यादा टॉपिक पढ़ना है ना, तो फॉर्मूला उतना नहीं याद करके आप लोग अगर केस को ही याद करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा रहा हूँ। जो लोग पढ़ने वाले बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैच कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये अरेंजमेंट पोटेंशियोमीटर का है। पूरा क्वेश्चन एक बार बुक से जरूर मैच कर लेना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का नहीं। पूरा क्वेश्चन देख लेना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर का। बाहर वाला जो सेल है इसको हम लोग ड्राइवर सेल कहते हैं। बाहर वाला जो सेल है उसको हम लोग ड्राइवर सेल कहते हैं, इसको हम लोग ड्राइवर सेल कहते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम का, इसका वोल्टेज दिया हुआ 2 वोल्ट का। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। अब इसके साथ एक सेल कनेक्टेड है 1.02 वोल्ट का, ठीक है। अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं और जॉकी के साथ शो करेंगे कि कहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1.02 वोल्ट का लगाएंगे तो 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर पे बैलेंस पॉइंट आ जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बोल रहा है ये 1.02 वोल्ट वाले सेल को हटाओ और उसके जगह एक अननोन सेल लगाओ, सेल ऑफ अननोन EMF, और फिर बैलेंस पॉइंट टर्न हो जा रहा है 82.3 सेंटीमीटर में। मैं नहीं बताऊंगा, अपना देख लो कौन से केस पर है। तो ये भी जो है वो केस 2 का क्वेश्चन है, कल लेक्चर 17 में पढ़ाया गया था। नहीं आ रहा है तो पहले लेक्चर 17 देखो। कुछ बच्चे सीधा थंबनेल देख करके मत आ जाना कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और पोटेंशियोमीटर की बना लेते तो हो जाएगा, नहीं होगा। पहले समझोगे पोटेंशियोमीटर कहते किसको, तब तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। बाकी जो पढ़ रहे हैं केस 2 का क्वेश्चन, बोलोगे सर तो उसमें ये सब एक्स्ट्रा चीज क्या क्या बनाया हुआ है ना, तो इसमें कुछ कुछ समझाया है। जैसे बता रहा है कि ये जो सेल है, और या फिर जो सेकंड वाले केस में अननोन EMF डालोगे, उसके अक्रॉस 600 किलो ओम का एक तार लिया गया है। इसका हाई रेजिस्टेंस तार है 600 किलो, उसको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। बस अलग से इतना ही जानना, ठीक है। पहला चीज पूछ रहा है E2 का वैल्यू कितना होगा, पहला चीज E2। तो ये हमने केस 2 पढ़ा है, केस 2 पढ़ा है, केस 2 पढ़ा है। तो केस 2 पढ़ा है तो उस हिसाब से हम लोगों को याद है कि केस 2 के हिसाब से ये पढ़ा हमने E1 बाई E2, ये क्या हो जाता है, दिस इज L1 बाई L2। केस 2 देख लो, मेरे ही लेक्चर से देख लेना, बुक से उतना नहीं समझ जाएगा, मेरे लेक्चर से देख लेना। तो E1 है 1.02 वोल्ट का, E2 निकालना है। L1 पहले पूछा रहा था 67.3 सेंटीमीटर, बाद में हो गया 82.3 सेंटीमीटर। तो इससे E2 का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 82.3 इंटू 1.02 बाई 67.3। कैलकुलेशन अपने से कर लेना, मैं बुक से देख करके आंसर लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही है, आप लोग भी मिला लेना। 1.243 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, 243 वोल्ट अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक। क्वेश्चन तो इतना ही था, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा इतना ही था, बट अब इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद करना है सब तरह का परीक्षा के लिए। इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है कि पहला चीज पूछ रहा है इस हाई रेजिस्टेंस तार को इस सेल के अक्रॉस सीरीज में क्यों लगाए, पहला क्वेश्चन ये है। तो आप लोग अपना दिमाग से बताइए क्यों लगाया गया। न्यूमेरिकल बनाते समय काम पड़ा क्या, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका हाई रेजिस्टेंस का तो काम नहीं पड़ा, बट करना क्या था, इस गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते थे, इस जॉकी के साथ इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी को मूव करवा करके चेक करते थे कि कब इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन तब जब ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल सेम, ऊपर का नीचे का पोटेंशियल सेम तो करंट पास नहीं करेगा, ये तो ठीक है। बट बाकी केस में क्या,
तुमको तो एक खास पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बट बाकी केस में तो गैल्वेनोमीटर में बहुत हाई डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। बिल्कुल बैलेंस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बट अदर देन बैलेंस पॉइंट वो गैल्वेनोमीटर विल शो अ वेरी हाई डिफ्लेक्शन। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, गैल्वेनोमीटर एकदम छोटा से छोटा करंट पे भी डिफ्लेक्शन शो करता है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू मिनिमम करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए इस सेल के अक्रॉस सीरीज में एक भारी भरकम रेजिस्टेंस वाला तार लेके कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कम से कम करंट इस गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचे, क्योंकि उस कम से कम करंट या फिर ज्यादा से ज्यादा करंट का तो मेरे को काम ही नहीं है। काम तो मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन वाले पर है, मेरे को जीरो करंट वाले पर काम है। बट जब जीरो ना हो उस केस में करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस तार को उठा करके इस सेल के सीरीज में लगा देते हैं। आंसर में फर्क नहीं है, बट इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज व्हाई अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज यूज्ड। ये सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग वीडियो सुने, वीडियो को पॉज करें और खुद से लिखें। मैं ये सारे का आंसर बता रहा हूं लेकिन लिखूंगा नहीं, है ना, फिर बाद में गलियाते रहने के टीचर बताया नहीं था। पूछ रहा है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस, तो नो, इस हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से मेरा बैलेंस पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, इस ड्राइवर सेल का इस इंटरनल रेजिस्टेंस का किसी भी तरह का प्रभाव पड़ रहा है क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा नो। हाँ, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं देता तो इसका प्रभाव पड़ता। केस 3 आप लोग देख लेंगे, केस 3 में पता चलेगा कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के तरफ से अगर आप करंट पास करवा रहे हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हो, तब आपके आंसर में फर्क पड़ेगा। बट पूछ रहा है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का इस एलिमेंट में कोई फर्क है कि नहीं, तो आंसर है नो। पूछ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ई क्वेश्चन ई वाले में पूछ रहा है कि यहाँ पर 2 वोल्ट की जगह पर अगर 1 वोल्ट का ड्राइवर सेल को यूज करें, 2 वोल्ट की जगह पर 1 वोल्ट का ड्राइवर सेल यूज करें, तो ये एलिमेंट वर्क करेगा कि नहीं, तो इसका आंसर भी होगा नो। इसका कारण आपको क्लियर कट बताया गया है कि वोल्टेज ऑफ ड्राइवर सेल should always be higher, किसी भी कीमत पर ड्राइवर सेल का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं किए तो क्या होगा, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, खुद आप लोग 8th क्लास से करंट पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में अगर इसका भी आंसर नहीं बता पाए तो बेवकूफे माने जाओगे। अगर इसका वोल्टेज कम और इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया तो करंट इस तरफ बह जाएगा, तो उधर की तरफ करंट जाने लगेगा, तो जो तुम चाह रहे हो, जो अरेंजमेंट किए, वो सेटअप को काम नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर ड्राइवर सेल का वोल्टेज सेकेंडरी सेल के वोल्टेज से, स्टैंडर्ड सेल के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, कंपलसरी है, अदरवाइज पोटेंशियोमीटर विल नॉट वर्क। और पूछ रहा है कि विल द सर्किट वर्क फॉर डिटरमाइनिंग स्मॉल वेरी स्मॉल ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ अगर बहुत कम होता तो उसमें ये वाला अरेंजमेंट काम करता ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी नो हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इसका मेथड है E1 by E2 बराबर L1 by L2। अगर आपका कोई भी, मान लो ये E2 का वैल्यू अगर 0 है, अगर ये 0 हो गया या फिर एकदम मिनिमम भी कुछ भी हुआ, या फिर अगर E1 का वैल्यू 0 है तो L1 L2 में से वैल्यू 0 आने लगेगा, और L1 L2 का वैल्यू 0 आने का मतलब ये वाला लेंथ ही नहीं आएगा, मतलब जॉकी को बिल्कुल ए के पास कहीं पर सट करने पर ही ये मेथड काम करेगा, जो कि फिजिकली फिजिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं जब सेल का थोड़ा बहुत ईएमएफ हो, क्योंकि E1 E2 अगर बहुत छोटा हो तो L1 L2 भी बहुत एक्सट्रीमली छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा जो तुम जॉकी से पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मैंने आंसर समझा दिया है, लिखोगे अपने लैंग्वेज में, नहीं लिखने पर तुमको दिक्कत होगा। मैं आंसर बता दिया हूं, बट सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखो बच्चों, एनसीईआरटी का ही है, बुक से क्वेश्चन मिला लेना, एक बार किताब से क्वेश्चन मिला लेना। ट्यूशन टीचर का क्वेश्चन लिखने से कुछ आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप तो खुद से घर पर स्टडी नहीं करते हैं तो, है ना। ये डायग्राम पे अरेंजमेंट दिया हुआ, ये पोटेंशियोमीटर है, ड्राइवर सेल है या फिर ऑक्सिलरी सेल भी बोला जाता है इसको। इसका वोल्टेज नहीं दिया हुआ है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप देखें कि काम तो पड़ता ही नहीं, न्यूमेरिकल बनाते समय इधर वाले का सेल का ईएमएफ का आपको काम ही नहीं पड़ता, दिया भी नहीं है। बोल रहा है पहले रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये भी इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। 58.3 सेंटीमीटर में ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन है, बैलेंस पॉइंट।
अब बोल रहा है इस आर को हटाओ, ए को एक्स के साथ कनेक्ट करो, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये हट गया, खत्म, फेंको इसको, सिर्फ एक्स के साथ कनेक्ट करो इसी सर्किट को, तब बैलेंस पॉइंट 68.5 सेंटीमीटर पड़ा। इस आर का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ, इस एक्स का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा पूछ रहा है कि अगर इस अरेंजमेंट से तुमसे बैलेंस पॉइंट नहीं निकला, आया ही नहीं, आंसर तो बहुत बात की बात है, ये जो बैलेंस पॉइंट 58.3 और 68.5 है, ये आया ही नहीं, तब क्या करोगे, ये पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो पहला काम हम लोग करेंगे, हाँ इसमें मैं बता दूं, कुछ अच्छे बच्चे लोग समझ रहे होंगे, लेक्चर 17 में पोटेंशियोमीटर का 3 एप्लीकेशन पढ़ाया गया है, उसमें आपको 2 तार का रेजिस्टेंस कंपेयर करना नहीं बताया गया एप्लीकेशन में। अब सवाल है क्यों सर, क्यों नहीं बताया गया, तो यहीं पर जो लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं उन लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का एक एप्लीकेशन, स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से हम लोग 2 रेजिस्टेंस R बाई एक्स बराबर L बाई 100 माइनस L आसानी से पता लगा लेते हैं। जब रेजिस्टेंस से कंपेयर करने का बात है तो इससे क्यों करेंगे, वो पोटेंशियोमीटर से जरूरत नहीं है, मीटर ब्रिज से हो जाएगा। बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जबरदस्ती बोल रहा है कि 2 तार है, एक तार का रेजिस्टेंस R है जिसका वैल्यू 10 ओम है और एक तार का रेजिस्टेंस X ओम है, वो X निकालो, पोटेंशियोमीटर सेटअप से ही निकालना है, बोला है जबरदस्ती। तब कैसे निकालेंगे, तो कर लेंगे। तो लेट V1 एंड V2 बी द, या E1 E2 भी लिख सकते हो, बी द पोटेंशियल ड्रॉप across R and X respectively, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V1 बराबर I R हो जाएगा, V2 बराबर I X हो जाएगा। I चेंज नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर को अगर काम करने के लिए तो पहला रूल ये है कि करंट का वैल्यू फिक्स होना चाहिए, करंट वेरी करवाओगे तो ये सब तो काम ही नहीं करेगा। अब यहां से मेरा V1 बाई V2 बराबर R बाई एक्स हो जाएगा। अभी तक तो पोटेंशियोमीटर का यूज ही नहीं किया, अब करेंगे, है ना। अब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस तार के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये सिर्फ तभी कर सकता है जब ऊपर वाला यहां पर पोटेंशियल सेम हो जाए। अब पोटेंशियोमीटर का रूल है जो कि आप लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को, ये जो V1 बाई V2 है ये R बाई एक्स है, और ये V1 बाई V2 को हम लोग जानते हैं, ये जो है वो KL1, याद होगा, दिस V1 KL1 और KL2 के रेशियो के बराबर, ये पहले पढ़ चुके हैं, तो अब काम बन जाएगा। इस V1 और V2 का कोई काम है नहीं बचा, अब यहां से काम हो जाएगा। देयरफॉर R की जगह पर 10 है, X निकालना है, L1 पहले था 58.3, बाद में 68.5, देयरफॉर X बराबर हो जाएगा 68.5 इंटू 10 बाई 58.3। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं देख कर लिख दे रहा हूं, तुम लोग अपना संभल के लिखना। 11.75 आ रहा है, दिस इज 11.75 ओम, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। बात को अच्छे से समझ बूझ लेना, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर वाले के पोटेंशियल ड्रॉप के ही बराबर होगा। ऊपर वाले का पोटेंशियल ड्रॉप K इंटू L1, इसका I इंटू R, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वहां से लग जाएगा। अब एक दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका कि आंसर मैं कॉपी में नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद से लिखेंगे, बट मैं बता जरूर रहा हूं, बट कॉपी में अपने लैंग्वेज में लिखना, खुद से नहीं पढ़ोगे तो ट्यूशन पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पूछ रहा है कि इस अरेंजमेंट अगर तुम्हारा सेटिस्फाइड मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो 2 ही कारण है इस अरेंजमेंट का सक्सेसफुल नहीं होने का, वो पिछले क्वेश्चन में सीखे थे। इसको फेलियर होने के लिए यही बात है कि कहीं ये जो E है, कहीं ये E1 मान लेते हैं, अगर ये E2 से, ये ड्राइवर सेल है ना, इसका ईएमएफ अगर कम हो गया तभी ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट काम ना करे। तो अगर ये तुम्हारा अरेंजमेंट काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारे पास जो वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा यहां पर, या फिर जो सेल है उसका ईएमएफ तुमको चेंज करना पड़ेगा। 5 वोल्ट का अगर लगाए तो उसको हटाओ, उसके जगह पर 8 वोल्ट का सेल लगाओ, 10 वोल्ट का सेल लगाओ। मतलब 2 चीज हो सकता है, या तो तुम बी क्वेश्चन का आंसर, या तो तुम ड्राइवर सेल का ईएमएफ बढ़ाओ, ठीक है। उस पे भी नहीं हुआ अगर, तब पिछला क्वेश्चन देखे थे, एक और काम हो सकता था। पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि गैल्वेनोमीटर हल्का सा हल्का करंट में भी डिफ्लेक्शन पकड़ लेता है, और हो सकता है कि करंट का वैल्यू बड़ा हाई जा रहा हो जिसके वजह से वो जो गैल्वेनोमीटर है
वो तुम जॉकी से करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर रुकेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही बहुत ज्यादा है। तो उसका तरीका पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, या एक हाई रेजिस्टेंस को ये R एंड X के साथ सीरीज में लगाना होगा। इन दोनों के वजह से ही फेलियर हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि एलिमेंट फेल कर रहा है लैब में, किए इसी क्वेश्चन को लैब में बनाए और देखोगे कि फेलियर हो रहा है, तो या तो तुमको ड्राइवर सेल का ईएमएफ बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आर और एक्स के बगल में एक हाई रेजिस्टेंस का तार सीरीज में लगाना पड़ेगा, या फिर दोनों भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिखो। इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बिजोड़ क्वेश्चन है। बिजोड़ इन द सेंस मशीन का क्वेश्चन बच्चे याद ही नहीं करते हैं कि अरे ये बड़े आसानी से बन जाएगा जेईई में, बट बहुत कम बच्चा लोग याद करता है। ये सीधा केस 3 का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा? मेरे बोलने से नहीं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ तो साफ पता चल जाएगा। फॉलोइंग फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 1.5 वोल्ट सेल। परसों मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर 17 में पोटेंशियोमीटर का 3 एप्लीकेशन बताया गया था। तीसरा वाला एप्लीकेशन में यही करते थे और यही डायग्राम था। आप लोग एक बार लेक्चर 17 देख लो, सीधा थंबनेल देख करके क्वेश्चन बनाने पर मत आना। मशीन का क्वेश्चन है तो सीधा फॉर्मूला रट के बनाने पर नहीं होगा, एक बार मिला लेना लेक्चर 17 में। मैं ऊपर से बताऊं तो यही होगा, एक सेल को जब ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर वायर बैलेंस करेगा तो इस सेल के ईएमएफ को 76.3 सेंटीमीटर वाला जो बैलेंस पॉइंट है उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा पोटेंशियोमीटर वायर का वो मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। लेक्चर 17 में डिटेल्स में बताया गया। दूसरे केस में अब ये सेल जो है वो ओपन नहीं रहा, क्लोज्ड हो गया, मतलब इस सेल में से करंट बहने लगा। सेल में से एक बार करंट बहने लगा तो इस पूरे चैप्टर का समरी यही है कि सेल का ईएमएफ चेंज होकर के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो दूसरे केस में वो जो V है उसको ये 64.8 सेंटीमीटर वायर पोटेंशियोमीटर जो है वो बैलेंस करेगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पहले वाले केस में तुमने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया सेल का, दूसरे वाले में लिया। पुराना लेक्चर इस चैप्टर में 18 लेक्चर से मैं यही समझा रहा हूं, जब स्मॉल r नहीं लेते हैं सेल का तो उसका E ले लो चाहे V ले लो बराबर है। बट एक बार सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर गए तो उसका E अलग होता है, V अलग होता है। पहले E को मैनेज करता 76.3 सेंटीमीटर, दूसरे केस में V को मैनेज करेगा 64.8 सेंटीमीटर। ये लेक्चर 17 में केस 3 में देख लेना, मैं अब नहीं लिखवा रहा, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला भी डिराइव करवाया गया एक बार लेक्चर 17 में, जरूर से देख लेना, ठीक है। बाकी अपना तो डिराइव है, तो ये स्मॉल r होता था, कितना होता था भाई, ये तो क्लास में क्या होता था फॉर्मूला L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R होता था, है ना। इसका डिराइव भी बताया हूं, देख लो। E V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर E माइनस आई आर, सारा चीज बताया गया। अभी फिलहाल डायरेक्ट आंसर तो L1 के जगह पर पहले 76.3 है, बाद में 64.8 है, माइनस 1 है और ये रेजिस्टेंस है 9.5। एक बार मिला लेना। अभी तो सीधा आंसर लिखना है तो मैं देख करके लिख रहा हूँ। 1.686 आ रहा है, 1.686 ओम अप्रॉक्स में आएगा। आप लोग प्लीज लेक्चर 17 केस 3 जरूर देखो, इसी चैनल के थंबनेल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो रेगुलर जुड़े हुए उन लोगों को तो आ रहा होगा समझ में, जो टाइटल देख कर आ गए होंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर जेईई मेंस एंड स्कूल एग्जामिनेशन, उन लोगों का गड़बड़ा सकता है। तो देख लो बच्चों, ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। केस पहचानो, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा फिर से। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब बैलेंस पॉइंट ही है, when the terminals of a cell are connected across 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब सेल को शंटेड किया गया है बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। शंटिंग का मतलब बार बार बता चुका हूं, शंटिंग का मतलब पैरेलल। सेल को शंट मतलब पैरेलल, सेल को शंटिंग मतलब पैरेलल। ऐसे पैरेलल नहीं होता है, मीनिंग बता था। सेल को शंटिंग मतलब एक और रेजिस्टेंस लगाए हैं तार को और करंट उसके तरफ से बह के चला जाएगा। शंटिंग का मतलब आप लोगों को स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में भी पढ़ाया गया था। बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आ गया। यहाँ पर क्लियर हिंट है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी जस्ट आप लोग थोड़े पहले बनाए हैं
ये केस 3 का क्वेश्चन है। प्लीज फॉलो लेक्चर 17। लेक्चर 17 जरूर देख लेना, केस 3 का है। बात वही है, एक सेल है, उसका फलाना जगह पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। अब उस सेल को एक और रेजिस्टेंस के साथ शंट कर दिए हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब पहले वो ओपन सेल था E, बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना है तो V, मतलब केस 3 इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं लेक्चर 17 में बताया गया था। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूला मत याद करना, ट्राई करना कि केस दिमाग में रहे। अभी एक क्वेश्चन के लिए फिर पूरा केस तो लेक्चर 17 में पढ़ाया गया, मैं नहीं बता रहा, एक बार लेक्चर 17 इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 18 है, इसके पहले वाले में लेक्चर 17 है। फॉर्मूला देखिए आप लोग, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। मेरे डायग्राम में देख लेना, R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि उस सेल के साथ पैरेलल में शंटिंग किया हुआ रहता है। सब कुछ गिवन है। L1 है 52, L2 है 40 माइनस 1 और R का 5। एलसीएम 52 माइनस है, 52 में से 40 गया तो 12 कितना हो जाएगा, 12 ना बाई 40 इंटू 5, ये 8 बार में बन जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 कम्स आउट टू 1.5। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। उतना मुश्किल नहीं है जितना बड़ा बड़ा कोचिंग में सिखा जाएगा, लेकिन टॉपिक आपको याद बहुत बच्चों लोग ये पढ़ के नहीं जाते, बेकार है। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि इंस्ट्रूमेंट से बदल के आता है। कभी पोटेंशियोमीटर, कभी गैल्वेनोमीटर, कभी स्लाइड वायर ब्रिज, क्वेश्चन एमीटर, कभी वोल्ट मीटर से क्वेश्चन बदल के आता है। बाकी का मतलब नहीं है। इस पोटेंशियोमीटर में आप लोग को केस ठीक से 3 अलग अलग केस याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये रिपीटेड है जेईई से लेकर के नीट के एग्जामिनेशन तक। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, पूरे क्वेश्चन का नहीं है। पहले केस में देखो, ऐसा 2 सेल लगा हुआ है E1 E2, इन दोनों सेल के साथ गैल्वेनोमीटर का साथ में कनेक्शन है, बैलेंस पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस है, अब ये E1 E2 फिर से वही सेल है E1 E2, फिर से अब ये डॉटेड लाइन से है, मतलब अब इसके साथ कनेक्टेड है। पहले इसके साथ था, अब इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये अलग जगह पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता था, मतलब 400 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट, पहले बार 250 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा अंतर हो रहा है, तो कुछ लोग पकड़ लिए होंगे इसमें क्यों अंतर हो रहा है। क्योंकि पहले वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव है। इसको अगर आप केसीएल केवीएल लगाएंगे, मेंशन नहीं है कि E1 बड़ा है कि E2, मेरे को मालूम नहीं है, बट ऐसे मान लेंगे कि E1 मान लो बड़ा है, ऐसे अपने से आप मान सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ अलग अलग जगह पर जा रहा है, ऐसे इसमें पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे, इसमें पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे, है ना। तो केस 1 में जो ईएमएफ है इस तरफ का वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और उसको ऊपर वाला K इंटू जो भी था इसमें 250 सेंटीमीटर। समझा रहे ना, सेल का ईएमएफ को जैसे बैलेंस किया वही क्वेश्चन है। ई नीचे का ई और ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप KL, बट नीचे वाला ई 2 सेल है बट दोनों सीरीज में ही कनेक्टेड है। ये भी सीरीज में है बट इसका निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो पोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगा, E1 माइनस E2। केस 2 में अभी भी इसके साथ गैल्वेनोमीटर बैलेंस कर रहा है, बट इस बार इसका पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव। अब केसीएल केवीएल लगाओगे तो ये जो बैटरी है दोनों सेम डायरेक्शन में करंट शो कर रहा है। केसीएल में बताया गया था किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस बार सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो जुड़ जाएगा, और इसको K इंटू 400 ये बैलेंस कर रहा है। अब हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट से E1 E2 तो शायद नहीं निकल पाए, E1 E2 तो नहीं निकल पाएगा, बट रेशियो शायद निकल सकता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। यहाँ पर इसमें अंतर है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। बोर्ड्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, और जेईई के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है गड़बड़। ठीक, तो डिवाइड मार देंगे तो आपका दाम है E1 माइनस E2 बाई E1 प्लस E2 बराबर 250 बाई 400। 5 के टेबल में 5 बार है, 5 के टेबल में 8 बार में 8E1 माइनस 8E2, 5E1 5E2, 3E1 13E2। अब जो पूछे E1 बाई E2, इसमें E1 बाई E2 पूछा है, E1 बाई E2
13/3, 4.333 आंसर आ रहा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट ये 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ आ गया। तो नीट 2016 का क्वेश्चन देखो, एकदम ऐसा ही है, ये वाला लिख लियो, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको लिख लियो, ऐसे निकाल देता हूँ। सेम क्वेश्चन आया था मेडिकल 2016 में, नीट 2016 मेडिकल 2016 क्वेश्चन देख लेना, या फिर यही चीज है, देखोगे क्या इसमें बता रहा है। पोटेंशियोमीटर है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा जो है पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट ईच अदर, इस बार उल्टा है, पहले वाला केस, ये केस 1 दिया हुआ है, फिर से बनाओ क्या आएगा समझ में। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, 16 का क्वेश्चन है, इसमें पहले केस में बोल रहा है कि E1 E2 का ऐसा लगाया गया कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करने वाला तो मेरा तो ये था सेम डायरेक्शन वाला, तो ये वाला ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन में सपोर्ट वाला ऊपर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, नीट 16 का क्वेश्चन एक बार मिला लेना, सपोर्ट वाला एक तरफ है और तब बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर आ रहा है, तब बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर आ रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस पॉइंट कम हो जाएगा, ये तो कम हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर पर आ रहा है। सपोर्ट ईच अदर, ये अगेंस्ट ईच अदर है, दोनों सीरीज में ही, जब सपोर्ट कर रहा तो 50 में, जब अगेंस्ट जा रहा तो 10 पे। उनसे पूछ रहा रेशियो ऑफ ईएमएफ्स, देन द रेशियो ऑफ ईएमएफ्स इज, ईएमएफ का रेशियो पूछता है 5:1, 5:4, 3:4, 3:2, तो E1 E2 नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जो आ जाए वो मान लेंगे। तो पहले केस में सपोर्ट, तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार केस 1 में पहले केस सपोर्ट वाला है, मतलब E1 प्लस E2, ये हो जाएगा K × 50, और केस 2 में अभी अगेंस्ट वाला E1 माइनस E2, तो K × 10, फिर दोनों को डिवाइड, दिस इज E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 बराबर कितना हो गया, 5/1, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E1 प्लस E2, 5E1 5E2 कितना हो गया, बस 4E1 6E2 है ना। तो E2/E1 बाई चांस निकल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, E2/E1 नहीं, E1/E2 ही निकल रहा है, E1/E2 6/4, 3:2। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल से बच्चों पोटेंशियोमीटर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन और मेरे कॉपी वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, और 2 होमवर्क रह जाएगा आप लोगों का, 2 होमवर्क जरूर से पढ़ना, मैं जरूर मेंशन कर दूंगा, बट फिर भी आप लोगों का होमवर्क रहा। पहला क्वेश्चन, वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ। जब वोल्टेज नापना है तो वोल्टमीटर से तो हो ही जा रहा था, तो इसका इस्तेमाल काहे ना करना। ठीक है, आंसर ऐसे आप लोग को पता चल ही गया होगा क्यों कर रहे हैं, बट खुद से भी एक बार स्टडी करके बताना क्यों कर रहे हैं, और कॉपी में भी लिखना है, वीडियो पर कमेंट करो नहीं करो उससे मतलब नहीं, कॉपी में आंसर जरूर लिखना है। दूसरा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये बताना। और हमारा आज का वीडियो ही नहीं, जो लोग के पास सिलेबस है, जिन लोगों के पास नहीं है सिलेबस मेरे से मांग लेंगे, बट जिन लोगों के पास सिलेबस है, आपका सिलेबस इस साल का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन का सिलेबस है उस हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम लोग
1 से 2 क्लास और इसमें लेंगे। कुछ साइड शूट का बीच बाच का कुछ क्वेश्चन जो कि थ्योरी में से निकल गया है, जो मिस हो गया है, वो सब कर लेंगे। बट ऐसे 18 लेक्चर की मदद से हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। आपके बोर्ड्स लेवल पर तो ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर करो और बहुत आसानी से अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लो घर पे बैठ करके। 2 आंसर जो दिया गया है वो लिखने का आंसर ट्राई जरूर करना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।